हम लोग डेप्रेसिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेप्रेसिएशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम लोग क्लास 11th के अभी के फाइनल एग्जाम पे फोकस होकर पढ़ रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, ना कि थ्योरेटिकल। बट फिर भी सुनो, डेप्रेसिएशन क्या होता है? जब भी किसी भी फिक्स एसेट का बुक वैल्यू में गिरावट आए, फॉल आए, तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्रेसिएशन। यहाँ पे एक गौर करना, शब्द मैंने लिखा है डेप्रेसिएबल फिक्स एसेट, है ना। तो हर एक फिक्स एसेट डेप्रिसिएबल नहीं है। जैसे लैंड ले लो, है ना, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, डायमंड ले लो, तो वो सब डेप्रिसिएबल नहीं है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वही एसेट्स का बात करना है जो डेप्रिसिएबल है। और हाँ, फिक्स एसेट होना चाहिए। फिक्स एसेट कौन होता है? जो कि तुम ले करके आए हो बिजनेस में। देखो मैं कह रहा हूँ फिक्स एसेट क्या होता है, जिसका यूज़ क्या है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तुम ऐसे सोचो ना, कोई भी चीज़, जैसे बिल्डिंग, क्या करोगे उससे? मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। कुछ भी चीज़ ऐसा लेकर के आओ जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो, और इससे तुम ना फ्यूचर प्रॉफिट ड्राइव कर सको, फ्यूचर प्रॉफिट डिराइव कर सको। समझ में आ रहा है? उसको फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक। अब होता क्यों है डेप्रिसिएशन? देखो, यूज़ करते करते वेयर एंड टेयर के कारण, यानी यूज़ किया खराब हो गया, या पैसेज ऑफ टाइम के चलते हो सकता है, जैसे आउटडेटेड हो गया, है ना। ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया कि काम ही आना बंद हो गया, है ना, मतलब यूजलेस हो चुका, या किसी एक्सीडेंट के कारण उसका वैल्यू गिर जाए। इन रीज़न से किसी भी एसेट्स का वैल्यू गिर सकता है। ठीक। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि क्लास 11th के फाइनल एग्जाम पे फोकस्ड ये है, तो इसीलिए हम लोग सीधा सीधा मेथड पे आते हैं। ठीक है, मेथड तो हमारे पास ना दो मेथड है। देखो, एक तो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में होता क्या है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। इसमें जो डिप्रेसिएशन है वो कैलकुलेट होता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। किस चीज़ पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। यानी जितने में तुम खरीद के ला रहे हो, पहला एंट्री जो कर रहे हो उसी के ऊपर हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़, डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू होगा ना, वो होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट अर्थात सेम। एक बार तुमने निकाल लिया 1,000, तो वो पूरे 5-6 साल एक ही हज़ार रहेगा। और यहाँ पे जो बुक वैल्यू होता है ना, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, बिकम हो जाता है, बिकम ज़ीरो। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है मेरे भाई, कि तुम एक डेप्रिसिएशन निकाल लिए और वो ज़िंदगी भर सेम रहने वाले हैं, वो ज़िंदगी भर सेम रहने वाले हैं अनटिल अनलेस तुम्हारे एसेट्स का बुक वैल्यू कितना ना वो करा दे, जीरो ना करा दे। वहीं पे अगर मैं बात करूं रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन है ना, वो कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट ऑन, पता है किस चीज़ पे? बुक वैल्यू पे। अभी ये बुक वैल्यू क्या होता है वो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें एकदम से क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लेना। सेकंड चीज आओ। ठीक है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो रिड्यूस करते रहता है, रिड्यूस करते रहता है। ठीक है। तीसरा चीज़ है ना भाई, यहाँ पे बुक वैल्यू जो है ना वो कभी जीरो नहीं होता। हाँ, पर डेप्रिसिएशन एक समय के बाद जीरो के इक्वल हो जाता है। फर्क समझ रहे हो तुम? एक बार अच्छे से फर्क समझो। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन आप ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हो, जबकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आप बुक वैल्यू पे करते हो। यहाँ डेप्रिसिएशन का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, जबकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का वैल्यू रिड्यूस करते रहता है। यहाँ बुक वैल्यू जीरो हो जाता है, पर यहाँ बुक वैल्यू जीरो नहीं होता, यहाँ डेप्रिसिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है। हाँ, अगर कोई मुझे कहे कि नहीं सर डेप्रिसिएशन तो एसएलएम में भी चेंज करता है, तो वो चेंज जो आ रहा है ना वो ड्यूरेशन के चलते आ रहा है। किसके चलते आ रहा है? ड्यूरेशन के चलते। जैसे तुम अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेशन होगा, समझा। लेकिन मार्च से मार्च तक का कैलकुलेट करोगे, अप्रैल से मार्च तक का कैलकुलेट करोगे तो 12 महीने का कैलकुलेट होगा। तो वो चेंजेस आना, है ना, अलग चीज़ है। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ सको। मैं आपको कह रहा हूँ कि सोनू लिमिटेड परचेज कर रहा है एक ट्रक ऑन 1 अप्रैल 2015, कितने में? 20 लाख में। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एक एसएलएम से और दूसरा डब्ल्यूडीबी से। देखो, साइड बाय साइड देखो, अभी हम लोग समझ रहे हैं तो प्लीज़ समझने पे फोकस होना, अभी किसी और फालतू चीज़ पे फोकस मत रहना। एक साइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं एसएलएम, एक साइड यूज़ कर रहे हैं हम लोग डब्ल्यूडीबी। जितना अच्छे से समझोगे उतना क्लियरिटी आएगा। देखो, पहला जो तुम्हारा ईयर है वो 2015 से 2016 में चला जाएगा।
ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट लिखोगे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 20 लाख। चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तुम्हारे आंखों के सामने फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट बाई 100। तो पहला डेप्रिसिएशन मेरे लिए कैसे निकलेगा? 20 लाख इनटू रेट कितना है? 10/100। कितना आएगा? 20,000। कैसे आया? जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ऐसे। ठीक है। दूसरा ईयर आ जाओ। अब क्या आएगा? 2016 से 2017। अब निकालो डेप्रिसिएशन। कैसे निकालोगे? तो फिर से हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट बाई 100। ठीक है मेरे भाई। तो अब कैसे निकलेगा? फिर से वही 20 लाख इनटू 10/100। अच्छा 20 लाख था ना, उसे 10, तो 2 लाख आएगा ना आंसर। ये 2 लाख होगा। ठीक है। यहाँ पे भी ये कट करके कितना आएगा? 2 लाख आएगा। बढ़िया मेरे भाई। अब आओ आगे बढ़ो। अब आएगा 2017 से 2018। अब डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करो। वही है फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट विच इज़ 20 लाख इनटू रेट कितना? 10/100 इज इक्वल टू कितना? 2 लाख। समझ रहे हो? अच्छे से समझ में आ गया। अब यही आओ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। तो फर्स्ट ईयर क्या है आपके लिए? आपके लिए फर्स्ट ईयर है 2015 से 2016। ठीक। तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? सर इसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू इनटू रेट बाई 100। आपने ही कहा कि बुक वैल्यू पे निकलता है। ठीक है। पहले ईयर में जो बुक वैल्यू है और ओरिजिनल कॉस्ट है वो दोनों सेम ही रहता है, तो वही निकलेगा, उसी पे निकलेगा। तो कितना आएगा? 2 लाख। वही निकला। ठीक है। लेकिन अब तुम चेंजेस नोटिस करना शुरू करो। 2017 में आओ। अब जब तुम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो ना, तो तुम क्या कर रहे हो? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का इनटू रेट बाई 100। समझ रहे हो? तो कैसे निकलेगा? सर 20 लाख में से माइनस कर देंगे 2 लाख, उसका हम लोग निकाल देंगे 10/100। बहुत अच्छा। तो कितना होना चाहिए? 18 लाख का 10/100 विच मीन्स 1,80,000। समझ गए? देखो डिफरेंस आया कि नहीं? पहले 2 लाख था, अब 1,80,000 हो गया, तो रिड्यूस हो रहा है ना। यही तो मैंने बोला था तुम्हें कि WDB में डिप्रिसिएशन रिड्यूस होगा। अब आओ तीसरे साल यानी 17-18। ठीक। अब आप डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? तो अब आप लिखोगे डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा ओरिजिनल कॉस्ट था माइनस डेप 1 माइनस डेप 2 इनटू रेट बाई 100। अब देखो इतना लिखने जाओगे उससे अच्छा मेरी बात को समझो। तुम यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हो ना, ये वाला है ना, तो इसी को सीधा लिख सकते हैं ना हम लोग। तो लिखो। कैसे लिखेंगे सर? अभी बताता हूँ। तुम लिखो बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन 2 इनटू रेट बाई 100। अच्छा। अब बुक वैल्यू देखो, जब ओरिजिनल कॉस्ट आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, नेट वैल्यू को ही हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ही बुक वैल्यू है। चलो मीनिंग समझ में आया? कमेंट में लिखना बुक वैल्यू क्या होता है। ठीक। अब सुनो, बुक वैल्यू कितना है मेरे पास? 18 लाख। ठीक। में से माइनस 1,80,000। ठीक। इनटू 10/100। ठीक। अब देखो 16,20,000 का 10% कितना होगा? 1,62,000। अब तुम नोटिस करो, यहाँ तुम डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का देखो तो 2 लाख, सेकेंड ईयर का 1,80,000, थर्ड ईयर का रिड्यूस होकर के 1,62,000, और इसमें तुम देखोगे तो डेप्रिसिएशन 2 लाख ही था, 2 लाख ही था, ऊपर भी 2 लाख ही था। अर्थात जब तुम SLM यूज़ करते हो तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज नहीं करता। यही मैं आपको बताना चाहता था। इसीलिए अच्छे से इस चीज़ को देखो, अच्छे से देखो, टाइम लो, देखो 2 मिनट। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखो। चलो समझ गया। चलो आगे आओ। देखो मेरे भाई एक और चीज़ है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो डिप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला होता है वो तो नहीं बताया। अभी बता देता हूँ। ठीक है। ये MCQ में आएगा। डिप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ।
या यूज़फुल लाइफ भी कहते हैं। अब एक एक करके बात को समझो। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? जितने में आपने गुड्स को खरीदा। स्क्रैप वैल्यू क्या है? कि आफ्टर, जैसे ना तुम ना मोबाइल खरीदते हो, समझना, मोबाइल खरीदा तुमने आईफोन, आईफोन 17 खरीदा, तो तुम इसके यूज़फुल लाइफ को ले करके चलोगे ना अपने माइंड में, एस्टिमेट करोगे कि हाँ ये तो मैं इतने साल यूज़ कर लूँगा। तुम सोच रहे हो 3 साल यूज़ करोगे तुम, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 3 साल। समझ में आ गया? और तुम सोच रहे हो 3 साल के बाद, अभी तुमने 1,50,000 में खरीदा है, तुम सोच रहे हो 3 साल में मैं उसे 80,000 में बेच दूंगा। तो ये जो तुम्हारा एस्टिमेटेड अमाउंट है स्क्रैप वैल्यू, उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, यानी बचा हुआ वैल्यू कहते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली अगर कहें तो रिमेन्ड वैल्यू भी कह सकते हैं, लेकिन खैर तुम समझ गए हो तो बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आना चाहिए जर्नल एंट्री कैसे करें। तो बिफोर बी मूव फॉरवर्ड एक चीज़ याद रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है एट द एंड। कब चार्ज होता है? एट द एंड ऑफ ईयर, ये याद रखना। अब मैं ईयर कहूँ तो वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर का एंड तो 31 मार्च है ना मेरे भाई, हाँ, और कैलेंडर ईयर का तो 31 दिसंबर है ना, ठीक है, समझ गए? अच्छा, आफ्टर चार्जिंग तुम डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करते हो, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करते हो कहाँ पता है? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तुमने अगर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला वीडियो देखा होगा तो तुमको पता है कि डेप्रिसिएशन एक नुकसान है, लॉस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। समझ गए? अब तुम जर्नल एंट्री को रिलेट कर पाओगे। अब आओ मेरे भाई, सबसे पहले सपोज करो जेई, हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट, विदाउट क्या? प्रोविज़न, विदाउट प्रोविज़न का डिस्कशन चल रहा है, ठीक। एंट्री कैसे होगा? एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। कैसे करेंगे आप एंट्री बताओ? कोई भी फिक्स एसेट खरीदोगे तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक। टू, या तो आप बैंक से पेमेंट करोगे चेक के थ्रू या कैसे भी, तो बैंक, या आप कैश में पेमेंट करोगे कैश अकाउंट, या आप क्रेडिट में पे करोगे, ठीक। टू, वेंडर, जिससे आप खरीद रहे हो उसको वेंडर कहते हैं, वेंडर्स अकाउंट। बढ़िया, ठीक। नरेशन जरूर लिखना, नरेशन तुम समझते हो ट्रांजेक्शन से उठा के लिख दिया जाता है और कुछ नहीं होता। बी, आओ, अब क्या होगा? ये ना तुमने जब खरीदा तब, ये मैं कर रहा हूं एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर क्या करूंगा मैं? पता है क्या करूंगा? अभी बताता हूं। मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो डेप्रिसिएशन एक काइंड ऑफ क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसको डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल यही कहता है कि एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करो, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करो। अच्छा, ये किसके वैल्यू को घटा रहा है? सर एसेट्स के वैल्यू को। तो हाँ, तो लिखो ना एसेट्स। कौन सा एसेट्स? फिक्स एसेट्स सर, तो लिखो। समझ गए? इसके बाद सेम डेट पे, यानी एट द एंड में ही, एट द एंड में ही ईयर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताएं? आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे आपने 1,000 लिखा है तो यहाँ पे भी आप 1,000 ही लिखोगे। अब यही दो एंट्री, लास्ट के जो दो एंट्री हैं, ये हर साल, जैसे हमारे केस में अभी 3 साल हमने निकाला था ना, तो यही ये 3 साल रिपीट कर जाएंगे यहाँ से, अनटिल अनलेस आप कोई नया सेट ना खरीदो, ठीक है। ये रिवीजन वीडियो है तो मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। अदरवाइज आप ये वीडियो देख लेते हो और क्वेश्चन बुक से भी सॉल्व कर लेते हो तो काफ़ी होगा, ठीक है। अब आ जाओ विथ प्रोविज़न, विथ प्रोविज़न। लॉजिक समझ समझ के बनाओ, मज़ा आने वाला है तुम्हें, ठीक है। पहले ये बताओ कि प्रोविज़न होता क्या है? प्रोविज़न आप पास्ट एडजस्टमेंट के चलते
क्रिएट करते हो। एक चीज़ याद रखना, प्रोविज़न बेसिकली है क्या, ये तुम समझ जाओगे ना, हमेशा तुम्हारा दिमाग क्लियर रहेगा। प्रोविज़न बेसिकली एक चार्ज है। ये क्या है जी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, पूरा लॉजिक समझो। तुम जैसे किसी बिजनेस में काम करो तो तुम्हें आइडिया हो जाता है ना, कि इस चीज़ से ऐसे नुकसान होगा, वैसे नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसीलिए इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने एक एस्टिमेशन लगा लिया है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, लॉस होगा। ठीक है। इसी में तुम क्या करते हो कि कुछ हिस्सा पहले ही से अपने एसेट से घटाने लगते हो, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रेसिएशन। समझ रहे हो? तुम पहले से ही अपने पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट नॉलेज के हिसाब से प्रोविज़न क्रिएट करके चल रहे हो कि हाँ डेप्रिसिएशन तो होता ही है। समझ रहे हो? और प्रोविज़न का एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि तुम्हारे बिजनेस में डेटर्स हैं। डेटर्स कौन है? जो तुमसे उधार लेते हैं। सपोज करो कि तुम्हारे पास 3 डेटर हैं, 1 2 3। इनके पास है तुम्हारा 10,000 रुपया, इनके पास है 20,000 रुपया, इनके पास है 5,000 रुपया। तुम्हें पता है कि ये जो सेकंड वाला है ना, वो हमेशा पैसा देने में नौटंकी करता है। तो तुम पहले से ही प्रोविज़न क्रिएट करके चलोगे कि हाँ 20,000 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हारा अंदाजा है। तो प्रोविज़न बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स योर एक्सपीरियंस। ठीक है। जिसके चलते तुम प्रॉफिट को ऑलरेडी रिड्यूस करके चलते हो कि हाँ ऐसा नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो लिया है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा, एंड आई एम डैम श्योर कि मैं उसके बाद और भी मोटिवेटेड होकर के तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि तुमने प्रोविज़न क्रिएट किया है। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? एक पास्ट, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, एक पास्ट तुम्हारा एस्टिमेशन होता है। जैसे तुम्हारा पास्ट, क्या कह सकता हूँ मैं तुम्हें, पास्ट एक्सपीरियंस, जिससे तुम, जैसे तुमको पता है कि एसेट खरीदे हो तो प्रोविज़न मतलब डेप्रिसिएशन तो होगा। तुमने एसेट खरीदा है तो उसका वैल्यू तो गिरेगा ही गिरेगा, है ना? तो तुम ऐसे केस में ऑलरेडी प्रोविज़न बना के चलते हो कि इतने का लॉस होगा। प्रोविज़न बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी इतना तुम मान के चलते हो कि लॉस तो होना ही है। ऐसा समझ में आया? ठीक है। अब इसमें एंट्री और उसमें एंट्री में क्या फ़र्क है, तुम देखते जाना। जब तुम परचेस करते हो एसेट, तो उसमें भी एंट्री करते थे एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट अगर क्रेडिट पे खरीदा है, या कैश एंड बैंक अगर पैसे दे करके खरीदा है। ठीक है। चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट, है ना? अगर कैश से दिया है तो कैश अकाउंट। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो हम लोग एंड में उसमें भी 2 एंट्री करते थे, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने के लिए। अब देखना, यहाँ पे तुम डेप्रिसिएशन सीधा एसेट पे नहीं चार्ज कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इसको भेज करके मैनेज कर रहे हो। साल के लास्ट में वही एंट्री फिर से आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझे? बैलेंस हो गया? सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है। अब इन दोनों मेथड में, यानी व्हेन प्रोविजन डज नॉट मेंटेन और जब मेंटेन किया जाता है, तो एंट्री में क्या डिफरेंस आता है उसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है। सपोज करो कि पप्पू परचेज किया था एक फिक्स एसेट ऑन 1 अप्रैल 2023। कितने में? 10,000 में। डेप्रिसिएशन कितना था? 10% पर एनम। चार्ज करना था हमें डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से, और 3 साल के लिए। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, 3 साल के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले क्या होगा, 2023, ठीक, और 1 अप्रैल आ जाएगा, है ना मेरे भाई? चलो, क्या करोगे यहाँ पे तुम, एक सेकंड को, अप्रैल 1। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले एसेट परचेज किए हो ना, तो एसेट परचेज का एंट्री करो। क्या करोगे सर? फिक्स एसेट अकाउंट, हाँ बहुत अच्छा, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, बताओ, कैश में परचेज किए हो क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैश ही मान लो। कितना? 10,000, 10,000। चलो समझ में आ गया। ठीक है। नरेशन जरूर लिखना मेरे भाइयों। ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या आएगा सर? अब आएगा 2024। अच्छा, और कितना तारीख? मार्च 31। क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ या क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन हमेशा एंड में चार्ज होता है, और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं तो 23 का एंड 24 के मार्च में होगा। बहुत अच्छा, तुम कितने समझदार हो देखो। चलो, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन क्रिएट करेंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, किसके ऊपर चार्ज कर रहे हो? फिक्स एसेट के ऊपर, फिक्स एसेट अकाउंट। अच्छा, 10,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में आपको चार्ज करने को? 10%। तो आ जाओ,
10,000 का 10% कितना होगा मेरे भाई? 1,000। 1,000, ठीक। अब क्या होगा? अगेन मार्च ही रहेगा, 2024 ही रहेगा, 31 मार्च। अब क्या होगा? अब जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में और इसको हम लोग क्लोज करेंगे। इसको क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे क्लोज करते हैं हम लोग? तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, मतलब डिप्रिसिएशन इस तरीके से लिख देंगे, कितना? एज ऊपर है 1,000 रुपया। कोई फ़र्क आया? नहीं फ़र्क आया। देख लो क्या है भाई, आपने एसेट खरीदा तो ये एंट्री किया, आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया ये किया, आपने क्लोज किया डिप्रिसिएशन को तो ये एंट्री किया। देख लो अच्छे से। अब ये हुआ फर्स्ट ईयर के लिए, यानी 23-24 जो एक कंप्लीट 12 मंथ का ईयर बन रहा है वो हुआ। यहीं पे आ जाओ इसके अंदर, रुकना एक सेकेंड। व्हाट आई वांट की क्लियरिटी इतना होना कि तुम ट्यूशन पढ़ा दो, है ना, इसके बाद तुम्हें ट्यूशन का ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक, सुनो। जब एसेट परचेज करोगे तो इसमें भी वही होगा, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू, या तो कैश से या तो बैंक से, नहीं दिया हुआ है तो कैश ही मान लेते, 10,000 रुपी। ठीक है, हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? जब प्रोविज़न तुम मेंटेन करते हो, अभी देखते जाओ, फिर आएगा वही, वैसे ही तुम लिख रहे हो, वैसे ही लिख रहे हो। कैसे लिख रहे हो? 2023 चल रहा है, ठीक है, फिर अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का पहला दिन है ना, फिर आ जाएगा 2024, है ना, फिर क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा, है ना। अब तुम डिप्रिसिएशन क्रिएट करोगे, करो डिप्रिसिएशन क्रिएट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, पता है यहाँ एसेट पे सीधा ना चार्ज करके आप प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट पे इसको चार्ज करते हो। और कितने का होगा? वही 1,000, 10%, 10% था ना, तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। समझ गए? चलो, फिर वैसे ही जैसे तुम उसमें बना रहे थे, फिर आएगा क्या? मार्च 31। क्या करोगे मेरे भाई? सर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, कितने से? वही 1,000 से, और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं आपको टाइम देता हूं कि आप पता करो कि क्या डिफरेंस है दोनों जर्नल एंट्री में। 3 गिनता हूं, 1, 2, 3। चलो बहुत अच्छा सर, जो सेकंड नंबर एंट्री है उसमें चेंजेस दिख रहा है मेरे को। जी हाँ, बस चेंजेस ये है कि यहाँ पे आप एसेट पे चार्ज कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रोविज़न अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हो। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब सुनना, आगे जो ईयर आएगा 24-25 और 25-26, उसमें ये एंट्री रिपीट करेगा। मैं ना 1 साल का और कर देता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर क्लियरिटी आ जाए, और बाकी 1 साल का तुम कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। अब क्या आ जाएगा मेरे भाई? अप्रैल 1। ठीक, अब अप्रैल 1 में तो आपका कोई एसेट वगैरह परचेज हुआ नहीं है ना, तो आप सीधा सीधा आओगे कब? 2025 में आओ। क्यों? क्योंकि 24 का एंड कब होगा? 25 में, है ना। कब? मार्च 31। क्या कहा था मैंने? लास्ट के 2 एंट्री को रिपीट कर दो, ठीक है, तो रिपीट कर दो। क्या करेंगे हम लोग? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट। बढ़िया, कितना? 1,000, 1,000, ठीक। अब इसको क्लोज करेंगे तो फिर सेम डेट पे है, इसीलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है। क्या करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितने अच्छे हो तुम, बताओ कितना? 1,000, 1,000। बहुत अच्छा। अब यही चीज़ यहाँ पे करो, ठीक है। क्या आ जाएगा? 2025 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा। मार्च का क्या? 31 आ जाएगा। अब क्या लिखोगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, एसेट पे ना चार्ज करके प्रोविज़न में भेजोगे, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कई बच्चों को ना ये कन्फ्यूजिंग लगता है, पर इसमें कन्फ्यूजिंग है क्या? मुझे वही नहीं समझ में आया आज तक। ये तो सीधा सीधा कर रहा है ना, क्या ही है इसमें? कुछ नहीं। पर मुझे तुम लोगों पे भरोसा है, तुम लोग एक ही बार में समझोगे, एक ही बार में बना लोगे। बहुत अच्छा, चलो ये क्लियर हुआ। 1 साल का आप अपनी कॉपी में करो ताकि अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छा हो जाए, और अभी ही कर लेना, टाइम का इंतज़ार मत करना। बिफोर मैं आगे बढ़ूं, तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ठीक है। मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं। यू परचेज्ड
अ ट्रक ऑफ 10 लाख रुपी, ठीक, बढ़िया, ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक। डेप का जो रेट है, डेप रेट, ऐसे डेप रेट क्यों लिख रहा हूँ, सीधा सीधा डेप एट द रेट 10% पर एनम, या एक काम करता हूँ 12 रखता हूँ, तुम समझ जाओगे मैंने 12 क्यों किया, ठीक है। तुम्हें कैलकुलेट करना है, नहीं रुको और जोड़ूंगा अभी, इसे हार्ड करूंगा। यू सोल्ड द गिवन ट्रक ऑन ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है। मेरे को ये बताओ, फाइंड आउट कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इफ यू सोल्ड इट एट द रेट 8,80,000। कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? 5 मिनट लो, 2 मिनट लो, जल्दी से सोच के बताओ। परचेज किया था एक ट्रक 10 लाख का 1 अक्टूबर 2021 को, डिप्रिसिएशन 12% का था, और तुमने उसे बेच दिया 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। कितने में? 8,80,000 में। जिसने सीधा 10 लाख में 8,80,000 माइनस किया वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, एग्ज़ाम में अपना बैंड वो खुद बचा लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है ना, तो आपको वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा या तो अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं सीधा सीधा वर्किंग नोट से तुम्हें समझाता हूँ, फिर अकाउंट पे ऐसे भी हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। मेरे भाई समझना, कोई भी एसेट खरीदोगे ना तो उस पर डिप्रिसिएशन होगा ही होगा, है ना। तो इसमें पहले डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, फिर उसका वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर डिसाइड करो कि प्रॉफिट है कि लॉस है, वरना आप गलत कर दोगे। और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। समझ में आया? चलो तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। पहला डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगा, और कोई मेथड ना लिखा हुआ रहे तो एसएलएम ही मान के चलना, ठीक है। सुनो, हम लोग इसे एसएलएम से बना रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ एसएलएम, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो भाई, पहला डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगा? देखो कुछ नहीं दिया है, फाइनेंशियल ईयर मानो, तो पहला मेरा ईयर क्या है? 2021 टू 2022, ठीक है। और तुमने बेचा भी 2022 में ही है, वो भी 1 अप्रैल में। अच्छा, तो ये शुरू कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब हुआ होगा? 31 मार्च को, है ना, ठीक है। अब आओ मेरे भाई, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे? सर डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 10 लाख लिख देंगे, रुको एक सेकेंड, 10 लाख लिख देंगे, इनटू कर देंगे 10/100 जो कि रेट है, और कुछ नहीं, बस इतना ही। नहीं भाई गलत हो, इनटू और करेंगे, क्योंकि तुमने अक्टूबर में खरीदा है ना, तो अक्टूबर से अप्रैल या मार्च कह लो, 31 मार्च, कितना दिन आएगा, कितना महीना आएगा? सर महीना तो आएगा सर आपका 6/12। कैसे? अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, 6 हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा, रेट कितना था? 12% का था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा था। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना रह गया मेरे भाई? ऐसे तो होना चाहिए था 12,000, पर अब 12,000 का हाफ कितना होगा? 6,000। दैट्स ऑल। समझ गए? फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन इतना आएगा, ठीक। तुमने बेच कब दिया? तुमने इस एसेट्स को बेचा कब? तुमने 1 अप्रैल 2022 को बेचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। तुम्हारा सेल्स प्राइस कितना है? सर 8,80,000। और तुम्हारे फिक्स एसेट का बुक वैल्यू कितना है? सर वो नहीं पता। तो कैलकुलेट करो मेरे भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 लाख में से माइनस 6,000, तो कितना आ जाएगा? माइनस कर लेता हूँ, 10 लाख माइनस 6,000 इज इक्वल टू 99,4,000।
यानी 9,94,000। ठीक है, अब तुम सोचो तुम्हारा सेलिंग प्राइस 8,80,000 है और जबकि उसका बुक वैल्यू एसेट कितने का है, एसेट का वैल्यू कितने है, इतने का। ठीक है, समझना बुक वैल्यू फिक्स एसेट का कितना है मेरे भाई, 9,94,000, यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस ये होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन तुमने सेल कितने में किया, सर मैंने तो सेल किया 8,80,000 में। तो अब मेरे को बताओ कितने का लॉस हुआ, कर लेता हूँ। लॉस हो गया 1,14,000 का। समझ में आया, ये है तुम्हारा लॉस। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली माइनस कर देते तो तुम गलत हो जाते। ठीक है, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सपोज ये तुम अपने कॉपी पे भी बनाओगे, तुमने इसे बेचा 1 और मैं रख रहा हूँ, अब तुम बनाओ 1 अप्रैल, है ना, 2023, क्या फ़र्क आएगा बताना। देख लो क्वेश्चन, और 2023 में बेचा, क्या फ़र्क आएगा, और बनाओ, कोई बहाना मत बनाओ, जल्दी से बनाओ और बताओ कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन मुझसे पूछो कि क्या एसएलएम और डब्ल्यूडीबी के जर्नल एंट्री में कोई फ़र्क आता है। आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क यही है ना कि जो तुम डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो उसका जो वैल्यू है ना वो चेंज करेगा। फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट डिप्रिसिएशन में दोनों में सेम होगा, बट उसके बाद एसएलएम में ज़्यादा होगा और डब्ल्यूडीबी में घटता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, याद रखना, और कोई फ़र्क नहीं है। सर थोड़ा सा अकाउंट बनाना भी सिखा देते, क्यों नहीं सिखाएंगे भाई, अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। पर तुमसे एक उम्मीद है कि तुम वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करोगे ताकि मेरे को भी मोटिवेशन आए। चलो आ जाओ भाई, पहले ना मैं बेसिक बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ तुमसे। ठीक है, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हें, तुम खुद अपना दिमाग इतना यूज़ करने लग जाओगे कि तुम्हें किसी भी ट्यूशन और ट्यूशन टीचर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरा पढ़े ठीक है, सपोज करो ये कोई भी टाइप का फिक्स एसेट अकाउंट है, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। यहाँ पे अच्छा, क्योंकि आपको डेट लिखना ज़रूरी है इसीलिए डेट लिख देता हूँ। क्या है कॉलम बताओ, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंट्री टू के साथ, यहाँ पे कोई भी एंट्री बाई के साथ। ये सब तो दिमाग में हमेशा रखना क्योंकि बहुत काम देता है, खासकर आप प्रोफेशनल कोर्स में होगे तो हल्का हल्का गलती भी बहुत नंबर उड़ा देगा। ठीक है, अब सुनो मेरे भाई। ठीक है, देखो कोई भी एसेट अकाउंट हो, कोई भी, चाहे वो करेंट एसेट हो या फिक्स एसेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेबिट हमेशा इंक्रीजिंग को दिखाएगा, ठीक है, और क्रेडिट हमेशा डिक्रीज को दिखाएगा। अब सपोज करो कि मेरे पास अभी एसेट से 0 पीस यानी एक भी नहीं है, और मैंने एक एसेट खरीदा, एक एसेट खरीदा मतलब परचेज किया, तो एसेट बढ़ा कि घटा सोचो। सर खरीदेंगे तो बढ़ा, तो इधर दिखाएंगे। हाँ सिंपल है ना, तुम कितने समझदार हो, देखो समझ में आ गया। जब भी हम एसेट परचेस करेंगे, जब भी हम एसेट परचेस करेंगे तो वह डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब परचेस तो आप या तो बैंक से पैसा दे करके करोगे, हाँ, या तो आप कैश से पैसा दे करके करोगे, हाँ, या तो आप उधार पे लोगे, वेंडर्स अकाउंट। इन्हीं रीजन से एसेट्स आ सकता है ना। कितने समझदार हो तुम। ठीक, अब सुनना, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे बढ़ना, यहाँ पे घटना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, तुम अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो। देखो तुम समझदार हो इसीलिए यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, अब समझना, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एसेट लिया था 10 लाख का, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, अब ना वो 1,000 से उसका वैल्यू गिर रहा है, यानी अब सिर्फ 9,000 का एसेट बचेगा मेरे पास। ठीक है, 1,000 से वैल्यू गिर रहा है, घट रहा है, घट रहा है, कहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे। बहुत अच्छा, यानी क्रेडिट साइड में। नाम क्या है भाई उस घटने का, डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, और ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये तब आप अकाउंट बनाते हो व्हेन प्रोविजन, ठीक है, फॉर डिप्रिसिएशन नॉट क्रिएटेड, जब आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं क्रिएट किया है तब। ठीक है मेरे भाई, अब एक एग्जांपल ले लो ना, इधर ना सीधा सीधा मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 1 लाख का एसेट आपने खरीदा था, उस पर 10% का डिप्रिसिएशन यानी 10,000 हो गया था।
अब बताओ, तुम अकाउंट इतने समय से पढ़ रहे हो, बैलेंस करना नहीं आता? शुरू होता है तो करो ना बैलेंस। किधर साइड में कमी है? क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे? बाई बैलेंस सी बाई डी। कितने से कमी है सर? 90,000 से। लिखो 90,000, सिंपल। करो टोटल दोनों साइड, क्लोज करो। नीचे जब भी लाइन करते हो यानी क्लोज, ठीक है। कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख। कितने समझदार हो, फिर भी दिमाग नहीं यूज़ कर रहे थे, बताओ। अच्छा, कैसे लिखोगे मंथ डेट? तो ऊपर हम लोग लिखते हैं ईयर, है ना, जैसे 2023, ठीक है। मान लो अप्रैल 1, है ना। इधर भी जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 2024 आ जाएगा, और आ जाएगा जी मार्च 31। इसी तरीके से चलता है, कोई हार्ड नहीं है, ऐसे सिंपल सा चलता जाएगा। अब सर नेक्स्ट टाइम पे याद रखना, अभी हम लोग SLM यूज़ कर रहे हैं, फिर WDV से इसको समझा दूंगा मैं। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा? अब देखो, ईयर तो आ गया 2024, ठीक है। मंथ तो चल रहा है अप्रैल का 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस B/D। देखो, यही बैलेंस यहाँ पे आया है, ऐसा मैं नहीं करा कि कोई नया सा चीज़ आ गया, नहीं, वही आया है, वही आया है, हाँ वही आया है। कितने से आया है? 90,000 से। यहाँ पे तो तुमने लिखा था ना बैलेंसिंग फिगर, वही तो आया है, ठीक है। क्योंकि तुम SLM यूज़ कर रहे हो, पहले तो 2025 आ जाओ, और क्या आ जाएगा? मार्च 31। देखो, तुम में समझ तो है। फिर तुम लिखोगे बाई डेप्रेसिएशन, क्योंकि ये SLM है तो हर साल सेम रहेगा, अनटिल अनलेस ड्यूरेशन का लोचा ना हो, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? इसको और बढ़ा लूँ? बस कुछ मिनट की बात है भाई। चलो, अब क्या करेंगे मेरे भाई, बताओ। सर बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, किस साइड में कमी है सर? इस साइड में, यानी क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे? सेम डेट पे लिख रहे हो तो ऐसे कर दो, सेम डेट पे ये भी था, तो क्या लिखोगे? बाई बैलेंस C/D। कितने से कमी आ रहा है? 90 में से, 90,000 में से 10,000 गया, कितना रह गया? 80,000 सर। कितने समझदार हो भाई। तो क्यों, किस बात का टेंशन? एग्जाम में आग लगा रहे हो तुम, सिंपल सा बात है। क्या तुम भी टेंशन लेते हो, बताओ। 90,000, दैट्स ऑल। समझ गए? अब फिर आगे बढ़ता तो फिर से ये वाला फिगर इधर आ जाता और कंटिन्यू चलता रहता। अब ना समझना, मैं कह रहा हूँ कि तुम SLM से नहीं बना रहे, अभी तुम WDV से बना रहे हो। अभी किस चीज़ से बना रहे हो? WDV से बना रहे हो। तो कैसे होता बताऊँ? फर्स्ट ईयर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना, फर्स्ट ईयर में तो कोई नहीं फर्क पड़ता। अब सेकेंड ईयर में ये, पर डेप्रेसिएशन चेंज कर जाता, ये सेम टू सेम आता पर डेप्रेसिएशन चेंज कर जाता, ये सेम टू सेम आता, डेप्रेसिएशन चेंज कर जाता। क्योंकि यहाँ पे जो 10% हम लोग कैलकुलेट करते, वो सीधा 90,000 पे कैलकुलेट करते। याद रखना, WDB में जब भी कैलकुलेशन होगा तो वो बैलेंस B/D पे होगा, समझ रहे हो? तो बैलेंस B/D इनटू जो भी रेट है बाई 100 कर दो, वही तुम्हारा डेप्रिसिएशन है। अभी के लिए 90,000 है ना मेरे भाई, तो उसका 10% कितना होगा? 9,000। तो फिर अभी बैलेंस में भी डिफरेंस आएगा, हाँ आएगा। उधर कहाँ 90,000 था, इधर 9, तो अभी बैलेंस करने के लिए हमें कितना चाहिए? 81,000, समझे? और फिर एक बना ही देता हूँ, आओ। अब क्या आएगा? 2025 क्या आएगा? अप्रैल 1, ठीक है। अब क्या आएगा? टू बैलेंस B/D कितना आएगा? 81,000, ठीक, बढ़िया, रफ बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 2026, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? मार्च, ठीक है। क्या आ जाएगा? 31, ठीक है, बाई डिप्रेसिएशन। क्योंकि अब हम लोग SLM नहीं चल रहे हैं, अब हम लोग क्या चल रहे हैं? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अब जो कैलकुलेशन तुम डिप्रेसिएशन का 10% निकालोगे, वो इस पे निकालोगे। तो 81 का 10% कितना होगा? 81,000 का 10% कितना होगा मेरे भाई? 8,100। बहुत बढ़िया। अब बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए? बाई बैलेंस C/D। तो 81,000 में से माइनस कर लो 8,100, सो इट कुड बी 72,900, ठीक है। चलो इसको भी ठीक कर देता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए वैसे लिखा था,
8100। ठीक, जोड़ करके कितना हो जाएगा 81,000। बढ़िया, इधर भी कितना आ गया 81,000। और फिर अगर कंटिन्यू चलते तो इस तरीके से चलते। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट, डिप्रेसिएशन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, ये सब पे डिस्कस करेंगे अगर आप कमेंट डाउन करते हो तो। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक, आपके एग्जाम में 100 मार्क्स आए। आई विश यू लक। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे श्याम।